1833 का चार्टर एक्ट। तो 1813 की चार्टर एक्ट में के बाद में 20 वर्षों के बाद में 1833 का चार्टर एक्ट ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया। ब्रिटेन की संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत हम देखते हैं तो ये पहला कानून था जिसने सेंट्रलाइज कानूनों की तरफ ध्यान दिया। इसका तात्पर्य क्या है कि विभिन्न जो क्षेत्रीय राज्य हैं, प्रेसिडेंसियां हैं, उनको एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था के अंतर्गत लाने का प्रयास किया गया। इसका मतलब कि गवर्नर जनरल को अधिक पावरशाली बनाया जाएगा, अधिक शक्तिशाली बनाया जाना था। तो इस प्रकार ब्रिटेन की संसद के द्वारा सेंट्रलाइज किए जाने की ओर ये पहला कदम था। कदम कैसे थे, इनके प्रावधानों से हमें देखना होगा। प्रावधान में हम देखते हैं पहला प्रावधान 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हमने ये अध्ययन किया कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अभी तक बंगाल के गवर्नर जनरल शब्द को प्रयोग में ले रहे थे हम 1773 से 1833 तक, लेकिन 1833 तक आते आते ब्रिटिश प्रभुत्व भारत के काफ़ी बड़े क्षेत्र पे हो गया। इसलिए बंगाल का गवर्नर जनरल कहना ब्रिटिश संसद को ज़्यादा उचित नहीं लगा। इसलिए ब्रिटिश संसद में विचार विमर्श हुआ और ये हुआ कि बंगाल के गवर्नर जनरल की बजाय भारत का गवर्नर जनरल कहना ज़्यादा प्रासंगिक होगा और उनको संबंधित जो भारत में जितने क्षेत्र पर ब्रिटेन का प्रभाव है उन सारे क्षेत्र को उसके अधीन कर देना चाहिए और सारी भले सिविल पावर हो, मिलिट्री पावर हो, रेवेन्यू पावर हो, सभी उन्हीं के अधिकार में होनी चाहिए। तो पहला परिवर्तन इस एक्ट के माध्यम से ये किया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा और भारत की संपूर्ण परिधि जिसमें ब्रिटिश प्रभुत्व है उस क्षेत्र की नागरिक और सैन्य शक्तियां सभी इस गवर्नर जनरल के पास होंगी। 1828 से 1835 तक भारत में गवर्नर जनरल के रूप में विलियम बेंटिंग था। क्योंकि 1833 तक बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था, तो 1828 से 1833 तक विलियम बेंटिंग बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य करता था। लेकिन 1833 के एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, या दूसरे शब्दों में कहें कि विलियम बेंटिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल यही था, क्योंकि 1833 के एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल पदनाम को समाप्त करके भारत का गवर्नर जनरल पद का सृजन किया। तो विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तथा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। प्रथम प्रावधान ये किया गया। द्वितीय प्रावधान हम देखते हैं, गवर्नर जनरल को ब्रिटिश भारत में दो तरह का भारत था। एक वह भारत था जहाँ पे भारतीय शासकों का नियंत्रण था और एक वो भारत था जहाँ पे ब्रिटेन का प्रभाव था। तो जहाँ जहाँ अंग्रेजों का अधिकार था उस अधिकृत क्षेत्र को ब्रिटिश भारत कहा जाता था, जबकि दूसरे क्षेत्र को देसी भारतीय राज्य का भारत कहा जाता था। तो गवर्नर जनरल को ब्रिटिश भारत में कानून बनाने के लिए एक तरीके से ब्लैंक चेक दे दिया कि आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इस प्रकार इस कानून से गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को भारत से संबंधित जो ब्रिटिश भारत क्षेत्र था उसके कानून बनाने की संबंधी शक्ति दे दी, जबकि अभी तक अधिकांश कानून
ब्रिटेन की संसद या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा बनाकर भेजे जाते थे, लेकिन धीरे धीरे आवश्यकता महसूस हुई क्योंकि उस समय ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की लिमिटेशन थी, इसलिए आदेश प्राप्त करने में काफ़ी समय लगता था और जब तक आदेश पिछली घटनाओं का प्राप्त होता तब तक परिस्थितियां बदल जाती थी। तो इसलिए महसूस हुआ कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को और अधिक शक्तियों का स्थानांतरण होना चाहिए। परिणाम स्वरूप इस कानून के तहत गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को असीमित अधिकार प्रदान किए। तीसरा प्रावधान, और इस प्रावधान के कारण केंद्रीकरण की ओर बहुत तेजी से कदम बढ़े कि बम्बई और मद्रास के गवर्नरों की कानून बनाने की शक्ति समाप्त कर दी गई। तो कौन बनाएगा? भारत का गवर्नर जनरल, क्योंकि अब बंगाल का गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया था। चौथा प्रावधान, गवर्नर जनरल की परिषद से सदस्यों की संख्या की वृद्धि हुई। हमने पढ़ा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद का गठन हुआ, जिसमें 4 सदस्य और 1 बंगाल का गवर्नर जनरल होता था। लेकिन बहुमत से फैसले लिए जाने के कारण बड़ा विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप 1784 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल की परिषद से 1 सदस्यों की संख्या कम कर दी गई। तो गवर्नर और उसकी परिषद में 1+3 सदस्य रह गए। लेकिन धीरे धीरे प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की वृद्धि हुई। धीरे धीरे कानून बनाने की आवश्यकता जब महसूस हुई तो 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल की परिषद में एक और नया सदस्य बनाया गया, जो विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। तो गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य की नियुक्ति की, लेकिन उसको वोट देने का राइट नहीं दिया। वोटिंग जब करनी होगी तो 1+3 के जो लोग हैं वे ही करेंगे। ये विधि सदस्य को वोटिंग राइट्स के अधिकार नहीं थे। 5वां पॉइंट, विधि आयोग के गठन का सुझाव इस चार्टर एक्ट में था। जैसा हमने बताया कि धीरे धीरे भारत के काफ़ी क्षेत्र के अंतर्गत ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित हो गया, तो विभिन्न प्रशासनिक, न्यायिक, राजस्व संबंधी मामले, पारिवारिक उत्तराधिकार संबंधी मामले उभर कर आए। तो ये आवश्यकता महसूस हुई कि कानूनों का कोडिफिकेशन होना चाहिए, संहिताकरण होना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड ने बहुत जल्दी ये समझ लिया कि यदि भारत पर अधिकार करना है तो भारत के कल्चर हैं, भारत के जो कानून हैं उनको समझना अति आवश्यक है। इनको समझे बिना यहाँ पर लंबे समय तक शासन करना संभव नहीं है। इसलिए भारतीय कानूनों का कोडिफिकेशन करने के लिए एक विधि आयोग के गठन का इस चार्टर एक्ट में प्रावधान था और इस विधि आयोग का फिर 1835 में गठन भी होता है और उसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की जाती है। तो इस प्रकार लॉर्ड मैकाले भारत की प्रथम विधि कमीशन का अध्यक्ष था और इस आयोग का कार्य क्या था? भारतीय कानूनों का कलेक्शन करके कोडिफिकेशन करना, उनका संहिताकरण करना। पॉइंट नंबर 6 है, कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को संपूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। अब बात यह आती है कि 1813 की चार्टर एक्ट में भी तो व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किए गए। हाँ, ये कहना सही है, क्योंकि अधिकांश व्यापारिक एकाधिकार 1813 की चार्टर एक्ट के माध्यम से समाप्त कर दिए गए। लेकिन हमने अध्ययन किया तो 1813 की चार्टर एक्ट के माध्यम से व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए थे, लेकिन चीन और चाय के व्यापारिक एकाधिकार पर अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार बना हुआ था। इन 2 उपबंधों को भी 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार पूर्ण रूप से मुक्त व्यापार को अपना लिया गया। पॉइंट नंबर 7, दास प्रथा की समाप्ति का प्रावधान भी किया गया। दास प्रथा की समाप्ति का प्रावधान क्यों किया गया?
क्या उनको भारत में सामाजिक सुधार करना था, भारतीय समाज की कुप्रथाओं को समाप्त करना था? ऐसा उद्देश्य उनका नहीं था। उनके औपनिवेशिक हित छुपे हुए थे। 1813 की चार्टर एक्ट में हमने अध्ययन किया कि उस समय ये प्रावधान किया गया कि ईसाई मिशनरीज को भारत में धर्म प्रचार की स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। ईसाई मिशनरीज ने धीरे धीरे महसूस किया कि जब तक इनकी सामाजिक प्रथाओं और सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा तब तक इनके कल्चर को बदलना संभव नहीं है। तो वे भारतीय समाज की प्रचलित मान्यताओं प्रथाओं पर चोट पहुंचाकर भारतीय कल्चर को इंग्लैंड की कल्चर की तुलना में निम्नतर साबित करना चाहते थे। इसलिए वे बताना चाहते थे कि भारत में की प्रथा कितनी कमज़ोर हैं, कितनी अनसिविलाइज्ड हैं, भारतीय कल्चर सोसाइटी कितनी बैकवर्ड है। तो वो इस माध्यम से समझाकर भारतीय लोगों की सोच में परिवर्तन करना चाह रहे थे। हालांकि इसे अप्रत्यक्ष रूप से ये कुप्रथाएं धीरे धीरे दूर होती हैं, लेकिन सामाजिक कुप्रथाओं को दूर करना उनका उद्देश्य नहीं था। इस समय उपयोगितावादी जो कॉन्सेप्ट थे और इंग्लैंड में लिबरल जो सरकार आई हुई थी उनका भी ध्येय मुख्य रूप से सामाजिक सुधारों की तरफ था। इसलिए उस सरकार का भी ध्यान ये था कि सामाजिक सुधार होनी चाहिए, तो वहाँ का प्रभाव था। उपयोगितावादियों ने भी ये कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप नीतियों को सफल करना चाहते हैं तो अधिक से अधिक लोगों को आप शामिल कीजिए। और विलियम बेंटिंग वैसे भी जो बेंथम और मिल था उनका विचारक था, ये व्हिग दल से संबंधित था। तो व्हिग लोग लिबरल होते हैं और उन्होंने सामाजिक सुधारों की तरफ भी ध्यान दिया। उसी का परिणाम था कि वहाँ की जो संसद है उन्होंने सामाजिक सुधारों की तरफ ध्यान दिया। हम विलियम बेंटिंग के गवर्नर जनरल के समय को जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस प्रकार सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत सुधार होते हैं। तो दास प्रथा की समाप्ति का प्रावधान किया गया। पॉइंट नंबर 8, शिक्षा पर व्यय राशि सालाना 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई। 1813 की चार्टर एक्ट में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान था और इस कानून में बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष भारतीय शिक्षा पे खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया। पॉइंट नंबर 9, ये कहा गया अधिनियम की धारा 87 थी कि किसी भी भारतीय को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ग के आधार पर कंपनी के किसी पद के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। अर्थात ये कहा गया कि योग्यता आधारित पदों पर नियुक्ति होंगी। 1833 के चार्टर एक्ट में ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने पद हैं उन पर नियुक्ति का आधार योग्यता होगा, न कि जन्म, जाति, धर्म स्थान, मूल वंश। हालांकि ये आदर्श रूप में ऐसा नहीं हो पाया, बल्कि भारतीयों को ईस्ट इंडिया कंपनी के जो निम्नतर पद हैं उन्हीं के लिए योग्य समझा गया और ऊपरी पदों पर भारतीयों के प्रवेश पर रोक लगा दी। तो भारतीय जैसे पुलिस के अंतर्गत अधिकांश जिनका रिटायरमेंट है वो हवलदार से हो जाता था, इससे ऊपरी भारतीय लोग नहीं जा पाते थे। और पॉइंट नंबर 10 कि सिविल सेवकों हेतु खुली प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। ओपन एग्ज़ाम होगा, सभी बच्चे उसमें फॉर्म भर सकते हैं और परीक्षा दे सकते थे, लेकिन डायरेक्टर बोर्ड के विरोध के कारण ये प्रावधान फिर कालांतर में समाप्त कर दिया गया। ऐसा प्रावधान किया गया कि खुली प्रतियोगिता के आधार पर सिविल सेवकों की भर्ती की जाएगी। तो ये मुख्य रूप से 10 प्रावधान इस कानून के माध्यम से किए गए। तो इनको हम सरसरी नज़र से एक बार पुनः देखने का प्रयास करते हैं। पहला प्रावधान कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तथा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। द्वितीय प्रावधान, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को ब्रिटिश भारत के क्षेत्र पर कानून बनाने की असीमित अधिकार प्रदान किए। नेक्स्ट, बम्बई और मद्रास के गवर्नरों की कानून बनाने से संबंधित शक्ति को छीनकर भारत के गवर्नर जनरल को सौंप दी। चतुर्थ, गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में एक नए सदस्य को जोड़ा गया, हालांकि इसको वोटिंग राइट्स नहीं थे। इस
चार्टर एक्ट में विधि आयोग के गठन का प्रावधान था, जिसका मुख्य कार्य भारतीय जो कानून हैं उनका संकलन एवं संहिताकरण करना था। भारत के प्रथम विधि आयोग की नियुक्ति होती है और उसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार जो चाय और चीन देश के साथ बने हुए थे उनको भी समाप्त कर दिया गया। दास प्रथा की समाप्ति का प्रावधान इस कानून में था। शिक्षा पर व्यय राशि 1 लाख से 10 लाख का प्रावधान किया गया। अधिनियम की धारा 87 में ये प्रावधान था कि जाति, धर्म, वंश, मूल वंश के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा और कंपनी में जितने भी पदों पर नियुक्ति होंगी उनका आधार योग्यता होगा। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ और भारतीयों को केवल कंपनी के निम्न पदों तक ही स्वीकार किया जाता था। फिर प्रावधान ये था कि सिविल सेवकों हेतु खुली प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। तो ये भी पूछा जाता है कि खुली प्रतियोगिता का प्रावधान कौन से चार्टर एक्ट में था? 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में। अब महत्व क्या था इस अधिनियम का कि रेगुलेटिंग एक्ट ने प्रशासन की केंद्रीकरण में एक प्रक्रिया की शुरुआत की। उस प्रक्रिया को तीव्र गति से इस चार्टर एक्ट ने प्रदान किया, क्योंकि इसमें यह प्रावधान कर दिया गया था कि गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी ब्रिटिश भारत के संपूर्ण क्षेत्र पर कानून बना सकती है। इस संदर्भ में असीमित अधिकार उनको प्रदान किए। दूसरा प्रावधान जो बहुत महत्वपूर्ण था कि विधि आयोग के गठन का कार्य जो इन्होंने किया वो बहुत अच्छा कदम था। तीसरा, दास प्रथा का प्रोविज़न भी अच्छा था। शिक्षा पर व्यय में भी वृद्धि की गई और योग्यता आधारित इन्होंने नियुक्तियों की वकालत की। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इसके प्रावधान थे, ये हमने देखा।